हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज करेंगे अप्रैल सीरीज़ 2021 का एमटीपी का केस स्टडी नंबर 5। इसके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा क्या है जो इतने सारे क्वेरीज आ रहे थे। क्वेश्चंस क्या है? वैसे ये क्वेश्चंस तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ, थोड़ा टफ है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको तो ये बेहद ही ईजी लगेगा। लेकिन कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आते हैं तो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो मैं आपको पहले बता दूं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको मतलब किस तरह की प्रिपरेशन करके जानी चाहिए जो कि इस तरह की क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इसके लिए मैं जो भी प्रोविज़न्स आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो सारे तो बिल्कुल याद होने चाहिए। ये नहीं कि ओपन बुक है तो हम देख के लिख लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे आप एग्ज़ाम कंडीशन में, क्योंकि इसके जो प्रोविज़न्स हैं इतने सारे, इसमें डेट्स होंगे, फेयर वैल्यू होगी, बुक वैल्यू होगी कि आप उसमें से गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सारे प्रोविज़न्स बिल्कुल याद होने चाहिए जो कि आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएँ, एक दूसरे से लिंक कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। और जब आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे देख के लिखना है तो वो आप कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम में कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो इसके लिए जो भी मैं प्रोविज़न्स भी एक्सप्लेन करूँगा वो सारे डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप लिख लिख के देखिए बार बार उसे और अच्छे से पहले याद कर लीजिए। और सेकंड, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी कि एक बार मैंने देख लिया, एक दो बार कर लिया, हो गया। एग्ज़ाम के एंड तक, एग्ज़ाम जिस दिन अपीयर होने जा रहे हैं उस दिन तक आपकी अच्छे से अच्छे इस पे ग्रिप होनी चाहिए कि मेरा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मैं एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि बहुत बार कम्युलेटिव रिवीजन करना है, इसका लिख लिख के करना है, कम से कम 5-6 बार लिख लिख के करना है। और इसके इस तरह के केस स्टडीज़ लगभग आईसीएआई ने 3-4 केस स्टडीज़ इशू कर रखे हैं। एक केस स्टडी नंबर 13 भी है, उसकी भी वीडियो मैंने अब पहले अपलोड कर कर रखा है, तो आप उसे भी जाके देखिए। तो बार बार इस तरह के केस स्टडी को आप अटैम्प्ट करिए करिए तो आप एक को एग्ज़ाम में बिल्कुल एकदम आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले अपने प्रैक्टिस नहीं किए तो आप यकीन मानिए कि कभी ये कर नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी से आप रेडी रहे, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए, प्रैक्टिस कर लें, तो एग्ज़ाम आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है? तो ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं एक बार केस स्टडी पढ़ देता हूँ तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। एक तो इंस्टीट्यूट ने इतने सारे फलों के नाम दे रखे हैं ना इसमें कि मुंह में पानी आ जाता है पढ़ के केस स्टडी। पाइनएप्पल इंक, a USA based company, has multiple subsidiary across the world. The group has specialization in manufacturing and selling premium mobile phones. Pineapple Inc. has wholly owned subsidiary in Luxembourg, that is Orange Limited. Orange Limited was established to act as holding company, and it has no other operating business. Orange Limited purchased Graphs Limited, a Singapore-based company, in April 2014 on 1 year after the acquisition. अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको उतना समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। पाइनएप्पल इंक हैज़ एक्वायर्ड डिवेंचर्स ऑफ ग्राफ्स लिमिटेड इन अप्रैल 2015। ये बस आपको फंसाने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं है, कोई रिलीवेंस नहीं है इसका। अप्रैल 2015 टू इन्फ्यूज़ फंड्स इन ग्राफ्स लिमिटेड। ग्राफ्स लिमिटेड एक्ट एज a marketing and distribution company of the group in Asia Pacific region. Graphs Limited has a wholly owned subsidiary in India, Mango Limited, which act as a marketing and distribution company in India. Graphs Limited also has subsidiary in Sri Lanka, Taiwan and China. ठीक है। Due to the recent development in BEPS action and consideration of multilateral instrument, the group is thinking to realign the investment structure so that shift the holding company to non-tax haven. As a measure to realign the investment structure, Orange Limited transfer its entire stake in Graphs Limited to UK-based group company called it Kiwi Limited at book value on 1st April 2020. Subsequently, on 1st December 2020, Philippines Limited has transferred its debenture holding Graphs Limited. ठीक है। You are a tax advisor firm in India and you have been hired by the group to advise on the tax implications arising in India on the restructuring in respect of the above proposed transaction. You are required in the following information. ठीक है, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ये आपको डेट 1 सितंबर 2020 को ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आपको दे रखा है। तो चलो मैं पहले तो आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, केस स्टडी कह क्या रहा है।
तो इसका मैंने एक समरी बना रखा है। देखिए ये जो है पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल 100%, पहले तो पाइनएप्पल है, ठीक है। पाइनएप्पल यूएसए है जो कि 100% सब्सिडरी है ऑरेंज लिमिटेड, ठीक है। पाइनएप्पल की 100% सब्सिडरी है ऑरेंज लिमिटेड। और फिर ऑरेंज लिमिटेड की 100% सब्सिडरी कौन है? ग्राफ्स लिमिटेड, ठीक है। पाइनएप्पल की 100% सब्सिडरी ये हो गया ऑरेंज लिमिटेड की ग्राफ्स लिमिटेड, और ग्राफ्स लिमिटेड की 100% मैंगो लिमिटेड। पाइनएप्पल की ऑरेंज लिमिटेड की ग्राफ्स लिमिटेड, और ग्राफ्स लिमिटेड की मैंगो लिमिटेड, ठीक है। 100% सब्सिडरी है ये एक दूसरे के साथ। पाइनएप्पल है यूएसए में, और ऑरेंज है लग्जमबर्ग में, और ग्राफ्स लिमिटेड सिंगापुर में, और मैंगो लिमिटेड कहाँ है? इंडिया में। अब जो ये है ऑरेंज लिमिटेड क्या कर रहा है बदमाशी, कि ऑरेंज लिमिटेड ये ट्रांसफ़र कर रहा है 100% स्टैक कर रहा है ग्राफ्स लिमिटेड का ट्रांसफ़र। 1/9/2020 को ट्रांसफ़र 100 स्टैक कीवी यूके लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर रहा है ऑरेंज लिमिटेड। ये देखिए ट्रांसफ़र कर रहा है ग्राफ्स लिमिटेड का 100% स्टैक। और ग्राफ्स ऑरेंज लिमिटेड कहाँ है? लग्जमबर्ग में है, और ग्राफ्स लिमिटेड कहाँ है? सिंगापुर में है। ग्राफ्स लिमिटेड कहाँ है? सिंगापुर में है। और मैंगो लिमिटेड कहाँ है? इंडिया में है। लेकिन ये ऑरेंज लिमिटेड तो ट्रांसफ़र कर रहा है ग्राफ्स लिमिटेड का, ये दोनों इंडिया के बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो लेकिन ये फ़र्क क्या पड़ रहा है? लेकिन इन ग्राफ्स लिमिटेड इंडिया की 100% सब्सिडरी होल्ड करती है मैंगो लिमिटेड को। तो अब इसका प्रोविज़न्स देखिए क्या होता है। तो एक तो प्रोविज़न्स होता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट अगर कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करता है इंडिया में, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में एसेट ट्रांसफ़र करता है तो वो क्या होगा? कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा उस पर। ये तो नॉर्मल प्रोविज़न हो गया, ठीक है। नॉन रेजिडेंट अगर कोई एसेट इंडिया में ट्रांसफ़र करता है तो वो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट कोई एसेट इंडिया के बाहर ट्रांसफ़र करता है तो क्या उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? तो इसके लिए प्रोविज़न्स क्या हैं? सेक्शन 9 में एक्सप्लेनेशन है। तो उसके प्रोविज़न्स क्या हैं कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ड्राइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई कंपनी है जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, देखिए ग्राफ्स लिमिटेड है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर इसकी शेयर्स की वैल्यू ड्राइव करती है इंडियन एसेट से, इंडियन एसेट की वजह से इसके शेयर्स की वैल्यू ड्राइव करती है, तो ये क्या लिया जाएगा कि ये ग्राफ्स लिमिटेड इंडिया में सिचुएटेड है और इंडिया में इसका शेयर ट्रांसफ़र हुआ है, ये एज्यूम कर लिया जाएगा। और इस पर टैक्स लग जाएगा, इसके शेयर के ट्रांसफ़र पे टैक्स लग जाएगा, भले ही ये इंडिया के बाहर सिंगापुर में है। तो हम कब मानेंगे कि इसकी वैल्यू इसके शेयर की वैल्यू ड्राइव कर रही है इंडियन एसेट से? तो इसके लिए क्या अगर दो कंडीशन है, ऑन द स्पेसिफाइड डेट को अगर ग्राफ्स लिमिटेड की शेयर की वैल्यू मैंगो लिमिटेड से ड्राइव हो रही है, मतलब इंडियन एसेट से ड्राइव हो रही है, तो हम ये क्या मान लेंगे कि ये एसेट जो है ग्राफ्स लिमिटेड की का जो शेयर्स है ये इंडिया में सिचुएटेड और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ग्राफ्स शेयर की जो वैल्यू है, ये ग्राफ्स लिमिटेड की जो ट्रांसफ़र की वैल्यू है, तो वो क्या होनी चाहिए? ग्राफ्स लिमिटेड का तो जो एसेट है 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। इंडियन एसेट जो है वो क्या होना चाहिए? 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या होना चाहिए? इट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ 10 करोड़। देखिए further provides that the share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India shall be deemed to drive its value substantially from asset located in India
इफ़ ऑन द स्पेसिफाइड डेट द वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट एक्सीड्स, वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट कितना एक्सीड कर रहा है 10 करोड़, और रिप्रेजेंट एटलीस्ट 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट ऑन बाय द कंपनी और एंटिटी एज द केस मे बी। तो इंडियन एसेट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ 10 करोड़, क्या इंडियन एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10 करोड़ से एक्सीड करनी चाहिए, और रिप्रेजेंट्स 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट ऑन्ड बाय द कंपनी। और इंडियन एसेट की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट होनी चाहिए, कंपनी की जो ग्राफ्स लिमिटेड की जो टोटल एसेट है उसकी 50% वैल्यू होनी चाहिए इंडियन एसेट की। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। किस डेट को होने चाहिए, स्पेसिफाइड डेट को। और अब तक मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या हो गया कि नॉन रेजिडेंट अगर कोई ट्रांसफ़र करता है एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर कोई एसेट इंडिया के बाहर सिचुएटेड है और उसके शेयर कोई कंपनी है जिसके इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है, लेकिन कंपनी की जो एसेट शेयर्स की वैल्यू है वो ड्राइव कर रही है इट्स वैल्यू का, इसकी शेयर्स की वैल्यू ड्राइव कर रही है इंडियन एसेट से, तो ऑन द स्पेसिफाइड डेट तो क्या मान लिया जाएगा कि वो शेयर्स इंडिया में सिचुएटेड हैं और उसके ट्रांसफ़र पे कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। और इसके लिए ड्राइव कब होगी, इस शेयर्स की वैल्यू कब मान लिया जाएगा कि ये ड्राइव कर रही है सब्सटेंशियली फ्रॉम इंडियन एसेट, जब एक्सीड हो जाएगा इंडियन एसेट की वैल्यू 10 करोड़ से, और रिप्रेजेंट एटलीस्ट 50, इंडियन एसेट रिप्रेजेंट करेगा एटलीस्ट 50% ऑफ द एसेट की वैल्यू। कंपनी की जो है फॉरेन कंपनी की जो वैल्यू है उसके एसेट की जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 50% इंडियन कंपनी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आ गया ये सब जितने भी हैं ये सारे हम देखेंगे किस पे, एफएमवी पे देखेंगे। लेकिन अब आ गया दूसरा दूसरा सवाल कि स्पेसिफाइड डेट क्या है। तो स्पेसिफाइड डेट होगा वो बैलेंस शीट डेट जो कि प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 सितंबर को हो रहा है तो उसके प्रीसीडिंग द बैलेंस शीट, उसके पहले की जो बैलेंस शीट की डेट है वो स्पेसिफाइड डेट होगा। लेकिन हम स्पेसिफाइड डेट कब मान लेंगे कि ट्रांजैक्शन डेट को मान लेंगे स्पेसिफाइड डेट, कब मान लेंगे स्पेसिफाइड डेट ट्रांजैक्शन डेट को, अगर बैलेंस शीट की डेट की एसेट की वैल्यू और इस ट्रांजैक्शन डेट की एसेट की वैल्यू अगर एक्सीड करेगी 15% से एक्सीड कर जाएगी ट्रांजैक्शन डेट की एसेट की वैल्यू, तो हम क्या मान लेंगे, बुक वैल्यू। इस केस में बुक वैल्यू ट्रांसफ़र डेट से एक्सीड करेगी तो क्या मान लेंगे कि स्पेसिफाइड डेट कब है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो ये एक बार अच्छे से आप ये सारे प्रोविजंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे ये क्वेश्चन। तो सारे अच्छे से याद करिएगा एक बार। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आंसर सीधा क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, वहाँ से आपको आंसर सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, फाइनेंशियल ईयर फॉलोड बाय द एज कंपनी क्या हो गया, यहाँ तो मेन तुमको काम है ग्राफ्स लिमिटेड किससे, ग्राफ्स लिमिटेड मैंगो लिमिटेड से। मैंगो लिमिटेड का 1 अप्रैल से मार्च होता है, और ग्राफ्स लिमिटेड का क्या है, जनवरी से दिसंबर है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, स्पेसिफाइड डेट क्या है। स्पेसिफाइड डेट देखने के लिए क्या हम देखेंगे कि बैलेंस शीट की डेट, ट्रांसफ़र कब हुआ है 1 सितंबर 2020 को हुआ है, तो बैलेंस शीट की डेट उसकी प्रीसीडिंग द बैलेंस शीट डेट क्या है, फर्स्ट ग्राफ्स लिमिटेड का 1 जनवरी 31 दिसंबर को देखेंगे 2019 को। तो 2019 भाई कहाँ गया, हाँ ये रहा, बैलेंस शीट पोजीशन ग्राफ्स लिमिटेड एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। तो 2019 को क्या है ग्राफ्स लिमिटेड का, देखिए 2019 को कितना एसेट है, 1500 एसेट है टोटल, और ट्रांजैक्शन डेट को कितना है 2000 एसेट है। तो यहाँ पे 15% से एक्सीड कर रहा है ट्रांजैक्शन डेट को, नहीं कर रहा है बल्कि कम ही हो रहा है। 15% से एक्सीड करने के लिए 25 और 12.5 250 प्लस 125 इतना ऐड होना चाहिए था इसमें, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ कम ही हो रहा है, 2500 से यहाँ पे 2000 हो रहा है। तो स्पेसिफाइड डेट इस केस में क्या रहेगा, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर 2019। अब यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 को हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें एक कंडीशन तो सेटिस्फाई, एक कंडीशन तो हमने देख लिया, स्पेसिफाइड डेट ढूंढ लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ग्राफ्स लिमिटेड की शेयर्स की वैल्यू जो है वो इंडियन एसेट से ड्राइव हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इंडियन एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ से एक्सीड होनी चाहिए, और इंडियन एसेट 50% रिप्रेजेंट करना चाहिए ग्राफ्स लिमिटेड की टोटल एसेट का। अब इस सब में क्या लेंगे, एफएमवी लेंगे। तो अब देखिए इंडियन एसेट की वैल्यू क्या है, बैलेंस शीट ऑफ मैंगो लिमिटेड एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र
एंड वाज ऑन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर ये हो गया। देखिए यहाँ पे है ना 2500 है, 2000 है, नो देयर इज डिक्रीज इन द बुक वैल्यू, तो क्या है 31 दिसंबर 2019 है। अब एफ एम बी ऑफ ऑल एसेट ऑफ ग्राफ्स लिमिटेड ले लिया 31 दिसंबर को, 5000 करोड़ है। एफ एम बी ऑफ इंडियन एसेट 100% सब्सिडरी है, टोटल ले लेंगे। ये मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको। देखिए फेयर मार्केट वैल्यू एज पर रूल 11 UB ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1961, ठीक है। 31 दिसंबर को ग्राफ्स लिमिटेड की कितनी है फेयर मार्केट वैल्यू, 5000 है। और मैंगो लिमिटेड की कितनी है, 3000 है। तो 10,000 से 10 करोड़ से तो ज़्यादा ही है, 10 करोड़ से ज़्यादा ही है ये सब, अमाउंट इन करोड़ है तो 10 करोड़ से ज़्यादा ही है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंट करनी चाहिए। अब इंडी इसकी क्या है 5000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, यहाँ 3000 करोड़ है। 50% तो 2500 करोड़ ही हो रहा है, तो इंडियन एसेट की वैल्यू 3000 करोड़ आ रही है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो अब क्या हो जाएगा कि अब क्या एज्यूम हो जाएगा कि ड्राइव कर रही है इसकी वैल्यू, ग्राफ्स लिमिटेड की जो वैल्यू है एसेट की वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू ड्राइव कर रही है इंडियन एसेट से। अब अगर हम कुछ भी ट्रांसफ़र करेंगे, ग्राफ्स लिमिटेड का शेयर अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में लग जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? तो इतना तो एक पार्ट तो क्वेश्चन का क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट बचता है कि कैपिटल गेन टैक्स का। देखिए कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया ऑन ट्रांसफ़र ऑफ स्टेक इन ग्राफ्स लिमिटेड बाय ऑरेंज लिमिटेड। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ग्राफ ऑरेंज लिमिटेड जो ट्रांसफ़र कर रहा है ग्राफ्स लिमिटेड का शेयर, उस पर ग्राफ्स लिमिटेड फॉरेन कंट्री में है, फिर भी उस पर अब क्या लग जाएगा, इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तब ग्राफ्स लिमिटेड पे जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा, तो कैपिटल गेन टैक्स क्या लगेगा मैं बताता हूँ आपको। कैपिटल गेन यहाँ पे जो लग रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो रहा था ना, क्या था। देखिए ऑरेंज लिमिटेड ट्रांसफर इंटायर स्टैक इन ग्राफ्स लिमिटेड यूके बेस्ड ग्रुप कंपनी कॉल्ड इट केबी लिमिटेड। बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हम इनकम टैक्स में क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, एफएमवी लेते हैं डेट ऑफ ट्रांसफ़र को। तो एफएमवी लेने के लिए अब यहाँ पे 50 CA लग जाएगा। 50 CA के अकॉर्डिंग टू 50 CA हम लेंगे, उसका एफएमवी निकालेंगे। पहले मैं 11 UC आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार ये होता क्या है। देखिए 11 UC में क्या होता है कि अगर कोई एसेट इंडिया के बाहर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इंडिया में जो टैक्स लगेगा तो उसका किस रेशियो में टैक्स लगेगा, तो कैपिटल गेन हो गया, जितना भी कैपिटल गेन हो गया वो ले लेंगे। फिर एफएमवी ऑफ ऑल द एसेट ऑफ ग्राफ्स लिमिटेड, फॉरेन की जो कंपनी है उसका टोटल एसेट क्या एफएमवी हम ले लेंगे। और एफएमवी ऑफ मैंगो लिमिटेड, अब इंडियन एसेट की एफएमवी ले लेंगे, इंडियन कंपनी की एफएमवी ले लेंगे। और इंडियन कंपनी की जितनी एफएमवी होगा उसका एफएमवी इस रेशियो में यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स टैक्स पे टैक्स लग जाएगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जितना कंपनी का एफएमवी है उसी पे हम टैक्स लेंगे ना। फॉरेन कंट्री में उसका ज़्यादा एफएमवी है तो उस पर हम क्यों टैक्स लेंगे, जितना कि इंडियन कंपनी की एफएमवी है उस रेशियो में हम कैपिटल गेन टैक्स करेंगे। तो ठीक है, तब हमें यहाँ पे तीन चीज़ की ज़रूरत है, एक तो कैपिटल गेन होना चाहिए कितना है, और एफएमवी इंडिया में टोटल कैपिटल गेन कितना है वो होना चाहिए, और इंडियन कंपनी मैंगो लिमिटेड की एफएमवी कितनी है, और एफएमवी ऑफ एसेट ऑफ द ग्राफ्स लिमिटेड कितनी है, ये पता होना चाहिए। तो इंडियन कंपनी की एफएमवी, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रख लीजिएगा इसको। चलिए हम इंडियन कंपनी की देखते हैं एफएमवी क्या है। इस पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। अब जो हम ये सब देखेंगे ना, अभी स्टूडेंट को ये भी डाउट आ रहा था कि हम स्पेसिफाइड डेट को क्यों नहीं ले रहे। अब कैपिटल गेन टैक्स तो हम ट्रांजैक्शन डेट को लेते हैं ना, स्पेसिफाइड डेट देखने के लिए वो सब पहले जो मैंने प्रोविजन से आपको अप्लाई किया उस उन सब पे लगेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये क्या है। ये आंसर का पार्ट हो गया, क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा। हाँ ये हो गया।
1 सितंबर 2020 को, अमाउंट इन करोड़, ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी ये किसकी है? पहले तो मैंगो लिमिटेड की देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ मैंगो लिमिटेड एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र एंड ऑन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। तो अब 1 सितंबर को हम देखेंगे। तो कैपिटल कितना हो गया, ये इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया 300। अदर एसेट कितना हो गया 700। तो 700 और 300 कितना हो गया 1000 हो गया। 1000 तो ये हो गया। और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी 200 इमूवेबल प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू दी। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैंगो लिमिटेड कितना है 500 करोड़। 500 करोड़ ये हो गया। तो ठीक है, 700 300 इन्वेस्टमेंट ले लेंगे 300 और अदर एसेट ले लेंगे 700 और 500 ले लेंगे क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो कितना हो गया 1500 रुपये हो गया टोटल। 1500 रुपये में से लाइबिलिटी कितनी होगी 400 रुपये। तो 1500 में से 400 गया तो कितना बच गया 1100 रुपये। तो 1100 रुपये क्या हो गई नेटवर्थ हो गया अब इंडियन कंपनी का। देखिए इन्वेस्टमेंट 300, अदर एसेट 700 और इमूवेबल प्रॉपर्टी एसडीवी हो गया 500 और ये 1500 हो गया, इसमें 400 लेस हुआ 1100 करोड़ हो गया। ये तो मैंगो लिमिटेड का निकल गया नेटवर्थ। अब हम क्या देखेंगे ग्राफ्स लिमिटेड का नेटवर्क कितना है, टोटल एसेट कितनी है ग्राफ्स लिमिटेड की। टोटल एसेट ऑफ ग्राफ्स लिमिटेड 1 सितंबर 2020 को इन्वेस्टमेंट इन मैंगो लिमिटेड कितना है 1000 करोड़। ये तो हम लेंगे नहीं अभी क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम एफएमवी के हिसाब से लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन चाइना, श्रीलंका एंड ताइवान कितना है 500 करोड़ ये हो गया। और अदर एसेट कितना है 500 करोड़, 1000 करोड़ ये हो गया। और इन्वेस्टमेंट इन मैंगो लिमिटेड कितना हो गया 1100 हो गया ना, क्योंकि 1100 अब हम इंडियन एसेट जो है इंडियन कंपनी की जो एफएमवी है उसका लेंगे। अभी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेंगे, ना कि यहाँ पे हज़ार करोड़ रुपए लेंगे। ठीक है, इसी में कन्फ्यूज़ हो रहे थे सारे कि इन्वेस्टमेंट इन मैंगो लिमिटेड जो है 1000 करोड़ रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो इनकी बुक में इन्होंने एंट्री किया। हम क्या लेंगे एफएमवी के हिसाब से लेंगे। तो एफएमवी हमने अभी कितना निकाला मैंगो का 1100 करोड़। तो 1100 करोड़ वो हो गया इन्वेस्टमेंट इन मैंगो लिमिटेड 1100 करोड़ हो गया। इन्वेस्टमेंट इन चाइना ये हो गया 500 करोड़, अदर एसेट 500 करोड़। तो 1000 और 1100 2100 करोड़ टोटल कितना हो गया। टोटल एसेट की वैल्यू कितनी हो गई 2100 करोड़। यहाँ पे हम लाइबिलिटी को माइनस नहीं करेंगे। टोटल एसेट की वैल्यू कितनी हो गई 2100 करोड़। ठीक है, अब 2100 करोड़ ये हो गया, 500 500 1100 1100 ये वाला यहाँ आ गया 2100 करोड़। अब हम देखेंगे कि कैपिटल गेन कैसे निकाला है। तो 2100 करोड़ अब कितना हो गया, हम ग्राफ्स लिमिटेड का ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, ग्राफ्स लिमिटेड का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपने वो देखा हो वो वाला उसमें भी किया होगा ना, यहाँ पे कैपिटल गेन में भी किया होगा, कैपिटल गेन के चैप्टर में भी किया होगा। अब ग्राफ्स लिमिटेड का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये क्या लेंगे नेट, हम कंसिडरेशन क्या लेंगे, कंसिडरेशन एज पर नेटवर्थ लेंगे। तो ग्राफ्स लिमिटेड का नेटवर्थ कितना हो गया 2100 करोड़ हो गया। तो वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया 2100 करोड़। और कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम 1000 करोड़ हो गया जो इन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है। तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया जो कि नेटवर्थ है टोटल इसका ग्राफ्स लिमिटेड का, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2100 करोड़ हो गया। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैंगो लिमिटेड कितना है 1100 करोड़ है, 1000 करोड़ ये हो गया। चलो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। अरे क्या हो रहा है भाई, झुकी झुकी सी नजर एतबार है कि नहीं। भटको मत, यहाँ पे पढ़ाई करो। कहाँ गया भाई कैपिटल गेन, कहाँ गया, हाँ हाँ ये रहा।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया, 2100 रुपये हो गया, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, 1000 हो गया, कैपिटल गेन कितना हो गया, 1100 हो गया। अब अमाउंट टैक्सेबल इंडिया में कितना हो गया, 1100, और नेटवर्थ तक कितना हो गया उसका, यहाँ पे देखिए 3000 और 500 ये दे रखा है ना इन्होंने क्वेश्चन में, 3000 और 5000। 31 दिसंबर को कितना है, 5000 ग्राफ्स लिमिटेड का 5000 हो गया, इसका 3000 हो गया, तो ये हो गया। तो इस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल गेन को। ठीक है, कैपिटल गेन अमाउंट ये इंडिया का निकल गया 660 रुपये, 660 रुपये, तब ये टैक्स इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हो गया इसका। ठीक है, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके एक बार और अच्छे से देखिए, आपको आ जाएगा समझ में। तो ये जो हमने निकाला ना, यहाँ पे जो हमने निकाला, इसकी वैल्यू जो निकाली, ग्राफ्स लिमिटेड की जो वैल्यू निकाली और मैंगो लिमिटेड की जो वैल्यू निकाला, वो किस लिए निकाला हमने, कैपिटल गेन निकालने के लिए। कैपिटल गेन निकल गया, उसके बाद हमको किस रेशियो में कर देना है डिवाइड, कैपिटल गेन निकालने के लिए और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पता करने के लिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ग्राफ्स लिमिटेड का पता करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पता करके हो चल गया। अब 11 UA के हिसाब से हम निकाल देंगे, 11 UC के हिसाब से हम निकाल देंगे इसको, कैपिटल गेन को रेशियो में डिवाइड कर देंगे। FMV ऑफ मैंगो लिमिटेड ले लेंगे और FMV ऑफ एसेट का किसका ले लेंगे, ग्राफ्स लिमिटेड का ले लेंगे, जो कि दे रखा है ऑलरेडी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, एज़ पर 11 UB फेयर मार्केट वैल्यू एज़ पर 11 UB लेना है हमें। क्यों लेना है फेयर मार्केट वैल्यू एज़ पर 11 UB, क्योंकि हमने जो निकाला, हमने जो फेयर मार्केट वैल्यू निकाला उस रेशियो में यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 11 UB कहता है कि 11 UB के हिसाब से हमें फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है और उस रेशियो में कैपिटल गेन को डिवाइड करना है। यहाँ पे भी कन्फ्यूज़ मत होना कि हमने जो FMV निकाला मैंगो लिमिटेड का और ग्राफ्स लिमिटेड का, वो निकाला कि ग्राफ्स लिमिटेड का फेयर मार्केट ग्राफ्स लिमिटेड का नेटवर्थ पता चल जाए और उससे हम कैपिटल गेन टैक्स निकाल लें। लेकिन आपको जो कैपिटल गेन को रेशियो में डिवाइड करना है वो कैसे करना है, 11 UB के हिसाब से करना है, और 11 UB के हिसाब से FMV निकालना है ग्राफ्स लिमिटेड और मैंगो लिमिटेड का। तो हमें तो निकालना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 31, यहाँ पे दे रखा है ना 1 सितंबर 31 दिसंबर 2019 का दे रखा है यहाँ पे। एक बार मैं 11 UB का आपको अलग से वीडियो भी बना के दे दूँगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस डेट को क्या क्या आया, और एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा उसको, तो आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होगा। तो उस 11 UB के हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है ना, 3000 और 5000 इसकी वैल्यू ली है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर भी अभी भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लो यार, फ्रेंड्स को भी बता दो, अपने फ्रेंड्स लोगों को सब्सक्राइब कर ले। ओके, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।